भारत ने अचानक से 5 युद्धपोत उतार दिए हैं और एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट उतार दिया है, तो वहीं ईरान ने 2 मिसाइल उतार दी है। आखिरकार लाल सागर में हो क्या रहा है? और आपको बता दें, कहीं न कहीं आईमेक के लिए गाजे बाजे के साथ तैयारी चल रही है। लाल सागर आईमेक को तैयार करने में सबसे बड़ी मदद कर रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल के गाजा में युद्ध छेड़ने के बाद से ईरान लगातार उस पर हमलावर है। ईरान की ओर से लगातार इजराइल को चेताया जा रहा है, लेकिन वो सीधे जंग में शामिल नहीं हो रहा है। ईरान इजराइल के खिलाफ संघर्ष को उसी हिसाब से मैनेज करने की कोशिश कर रहा है जिस तरीके से इजराइल ने पिछले दशक में गाजा में संघर्ष को साधने की कोशिश की थी। इसका मतलब है कि ईरान युद्ध को इजराइल की सीमाओं तक लाना चाहता है, लेकिन इसे बड़े पैमाने पर तब्दील नहीं करना चाहता है। ईरान की ये रणनीति हिसाब से बदल भी सकती है, जैसे कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सीनियर अफसर सैयद रजी मौसवी की हत्या के बाद ईरान में गुस्से का माहौल है। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ईरान का इस जंग को लेकर चाहता है कि वो अपने प्यादों और समर्थित संगठनों को इजराइल की सीमाओं के करीब पहुंचाए। हमास, फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद, हिजबुल्ला, हुती विद्रोही, इराक में हसद अल-शाबी, सीरिया में मिलिशिया, ईरान ने इजराइल को और अमेरिका को घेरने के लिए तैयार किया है। ये सभी ईरान के समर्थन से ही इजराइल और अमेरिकियों से लड़ रहे हैं। लाल सागर में जहाज़ों पर हमले, इराक सीरिया में अमेरिकी सेना पर 110 से अधिक हमले और 7 अक्टूबर से हिजबुल्ला के सैकड़ों हमले इसी रणनीति का हिस्सा है। इसमें यह भी देखने वाली बात है कि ईरान की ये नीति हमेशा स्पष्ट और सीधी नहीं होती है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि उनकी सेना एक बहुपक्षीय संघर्ष का सामना कर रही है। उन्होंने 7 मोर्चों पर लड़ने की बात कही। इससे युद्ध के बढ़ने का खतरा भी पैदा हो रहा है। गैलेंट की टिप्पणी भी युद्ध के बढ़ने के चिंताओं को संकेत दे रही है। इसके अलावा लाल सागर में सुरक्षित शिपिंग में मदद करने के लिए अमेरिका ने टास्क फोर्स बनाया, तो यहाँ पर खतरा बढ़ रहा है, ये दिख रहा है। इराक में हमले के बाद कताइब हिजबुल्ला पर अमेरिकी हवाई हमले उसी पैटर्न का हिस्सा है। युद्ध बढ़ने के खतरे में ईरान की भूमिका की बात की जाए तो वहां 7 अक्टूबर से ही तनाव बढ़ रहा है। जो हालिया हमले अमेरिकी सैनिकों पर हुए हैं, वे सभी हमले कहीं न कहीं ईरान की ओर इशारा कर रहे हैं। इस बीच एक खबर आ रही है, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हैं कि ईरान 2 मिसाइलों की तैनाती कर रहा है और वो ये मिसाइलों की तैनाती इंडियन ओशियन के पास ही कर रहा है। तालिह और नासिर क्रूज मिसाइल, जिसको इसने अपने साउथ के ईरानियन पोर्ट पर लगाया है, करीब 1400 किलोमीटर तेहरान से दूर। आपको बता दें, इस मिसाइल की रेंज है करीब 100 किलोमीटर की। अब यहाँ पर ईरान को लग रहा है कि अगर लाल सी का हमला ज़्यादा बढ़ता है तो वो इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। लाल सागर में भारत के जहाज पर हमला हुआ और जब भारत के जहाज पर हमला हुआ तो अमेरिका ने कहा कि ये हमला ईरान ने कराया है। ईरान ने रिजेक्ट कर दिया। ईरान ने कहा कि जी नहीं, ये हमला हमने नहीं कराया है। इसी बीच क्या होता है, भारत ये प्रतिज्ञा करता है कि भैया हम तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। अगर यहाँ इस इलाके में हमारे जहाज़ों पर हमला हुआ तो हम इसका ताबड़तोड़ जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। और यहाँ पर भारत ये कहते हुए 5 डिस्ट्रॉयर उतार देता है अरबियन सागर में। इससे पहले खबर आई थी 2 के बाद बढ़कर हुई 3 के बाद बढ़कर हो गई है ये 5। अब एक रिपोर्ट है, इस वीडियो में पहले जो परिचालन हुआ करता था लाल सागर से, वो परिचालन कुछ ऐसे हुआ करता था। ज़्यादातर लाल सागर से ही जहाज जाते थे और अभी के सीन में क्या हो गया है, ये लास्ट के क्षण देखिए, बहुत कम हो गए हैं। दूर दूर से घूम कर जा रहे हैं जहाज। ये सब यमन के लीडर हैं जो साफ साफ ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर तब तक एक्शन में रहेंगे जब तक इजराइल शांत नहीं हो जाता है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर माहौल और भी ज़्यादा गड़बड़ और टेंशन वाला होता हुआ दिख रहा है। पर क्या इसमें भारत का कुछ फ़ायदा है?
तो आपको बता दें, अभी तो भारत ने यहाँ पर अपने 5 युद्धपोत क्यों उतारे हैं, तो अपने सामान की सुरक्षा करने के लिए उतारा है। 5 डिस्ट्रॉयर में कौन कौन से डिस्ट्रॉयर हैं, तो आपको बता दें, INS कोलकाता, INS कोची, INS मोरमुगांव, INS चेन्नई, INS विशाखापत्तनम और इसके अलावे P8I एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट। मतलब कुल मिलाकर भारत ने भी यहाँ तैयारी कर ली है कि अगर इस बार हमला हुआ तो उस हमले का जवाब खुद से देना है, किसी का इंतजार नहीं करना है। पर इस बीच क्या होता है, ये सारी चीज़ें होने के बीच में सऊदी अरब को फ़ोन करते हैं PM मोदी, और PM मोदी और सऊदी अरब के बीच में बातचीत होती है। किस चीज़ के लिए बातचीत होती है, तो कहा गया कि यहाँ शांति होनी चाहिए, लाल सागर को लेकर भी बात होती है, ऐसा कहा गया। पर अब जो एक्सपर्ट कह रहे हैं, एक्सपर्ट का कहना है कि लाल सागर में जो कुछ भी हो रहा है ना, इसका सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है भारत को। और कैसे मिलने वाला है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, इसमें तो इन्होंने कुछ थोड़ा ज़्यादा ही बढ़कर कह दिया है कि 5 अरब देश हैं जो कहीं ना कहीं इजराइल की मदद करते हैं। इसका ये मतलब है कि IMEC बनाना चाहते हैं अरब देश। पॉलिटिको की एक खबर देखिए, कुछ दिनों पहले तक ये कहा जा रहा था कि भारत और मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर ये बेकार हो गया है और अब ये किसी फायदे का नहीं है। यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष ने कहा था कि ये बहुत ऐतिहासिक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कॉरिडोर नहीं बनेगा। पर लाल सागर में जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद ये लग रहा है कि ये कॉरिडोर बनेगा। क्यों? क्योंकि अब जमीन से जमीन को जोड़ने की बारी आ गई है। कहा जा रहा है कि लाल सागर को जैसे ही बंद किया जा रहा है, IMEC का रूट क्या है, मैप देखिए, IMEC के मैप से आपको इसके रूट का पता चलेगा और इस रूट में लाल सागर बाईपास हो जाएगा और लाल सागर में रेड सी में जो ये तबाही मच रही है, ये तबाही मच नहीं पाएगी। मतलब कुल मिलाकर ये कहें कि अब तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ यमन और हुती विद्रोहियों ने जो कुछ भी किया है, इसके बाद इस रूट का बनना माना जा रहा है बेहद जरूरी हो गया है। कहते हैं कोई दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है तो अक्सर उस गड्ढे में खुद ही गिरता है। यहाँ पर कुछ वैसा ही सीन बनता हुआ दिख रहा है। रेड सी को अगर बाईपास करना है तो ये रूट सबसे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर समंदर का रास्ता बहुत ही कम है और यूरोप तक जुड़ जाएगा। ये बहुत ही अच्छा रूट बन रहा है। लाल सागर में हमले पर कम से कम एक बात तो साफ हो रही है कि IMEC का बनने का रास्ता साफ हो रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।